नेक्स्ट चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। तो अल्टरनेटिंग करंट नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिंग मतलब जो चेंज करता हो डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, जैसे इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ग्राफ्स हैं, आप देखिएगा जिसमें एक बार पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जहां पे साइकिल चेंज होता है एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, उसको एसी बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज होती है उसको एसी बोला जाता है। लेकिन आप इस वाले ग्राफ में देखेंगे बच्चों, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, नेगेटिव हुआ ही नहीं, मतलब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई। तो याद रखिए ये एसी नहीं है, ये सिर्फ एसी यही है, ये एसी का पार्ट नहीं आता है। एसी में जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, कुछ भी एवरेज वैल्यू, उसके लिए ये फॉर्मूला है, आरएमएस का ये वाला फॉर्मूला था स्क्वायर का। और अपने लिए जो काम का रिजल्ट है वो क्या है, करंट की अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू है हम डायरेक्टली याद रखेंगे आई नॉट बाय रूट टू होती है। इस तरह वोल्टेज हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय रूट टू के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों इसमें इंडिविजुअल सर्किट्स आएंगे, उनको देखते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक पहले सिर्फ अकेला इंडक्टर, पहले फिर रेजिस्टेंस और फिर अकेला कैपेसिटर। तो आपको याद रखिएगा पूरा जो कैलकुलेशन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की चलती है प्योरली फेजर मेथड पे। फेजर मेथड मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या क्या याद रखना होता है इसमें। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है आपका, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में याद रखिएगा वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जहां अकेला इंडक्टर है वहां पे आपका वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है करंट से, 90 डिग्री से। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपका वोल्टेज लैग करता है करंट से, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है माइनस पाई बाय 2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ऑब्वियसली कैलकुलेशन के थ्रू आते हैं सारे रिजल्ट। तो अगर आपको करंट लिखना हो उसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली आप अगर आरएमएस करंट है तो आरएमएस करंट कितना हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी नॉट बाय रूट टू अपॉन रेजिस्टेंस सर्किट का आर। अब यहाँ पे जो बच्चों एल है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू होती है एक्सएल बोला जाता है ओमेगा एल। तो इसको आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लिखनी है तो कुछ मत करिए, वी आरएमएस अपॉन एक्सएल, जैसे वी इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं ना वैसा ही आपको फील होगा। और कैपेसिटर में कुछ मत करिए, सी को आप रिप्लेस कीजिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से एक्ससी से, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। और करंट आप वापस से वही लिख सकते हैं वी आरएमएस अपॉन एक्ससी। देख सकते हैं आपको तीनों फॉर्मूले वी बाय आर वी बाय आर वी बाय आर जैसे फील होंगे। तो एक्चुअल में क्या कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है। यहाँ पे मेन चीज याद रखनी है, रेजिस्टेंस में सेम वोल्टेज, यहाँ 90 डिग्री लीड, यहाँ पे 90 डिग्री का लैग आता है, ये जब अकेले अकेले हों। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दो का आर एल आर सी एल सी ऐसे कॉम्बिनेशन। अब देखिए आर एल में क्या होगा, आरएल में आप देखेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस बोलेगा मेरा वो जो है करंट की डायरेक्शन में, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री से लीड। तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज का रिजल्टेंट आता है वो करंट से इस बार किसी एंगल पे आता है 5 पे। तो यहाँ पे आपका जो फेज ऑफ 0 से पाई बाय 2 में कुछ भी हो सकता है। आरसी में क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो तो करंट की डायरेक्शन में हो गया उसका फेज, और जो कैपेसिटर होता है उसका वोल्टेज जो 90 डिग्री लैग करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इनडायरेक्टली करंट से लैग कर रहा है, कितना, कुछ नीचे की तरफ, यानी 0 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चों 90 डिग्री एंगल दिख रहे हैं वीएल और वीआर, तो 90 डिग्री पे आपको पता है कि जो रिजल्टेंट होता क्या होता है वीएल स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर। तो जो फाइनली यहाँ पे इंपीडेंस बनता है इस सर्किट का वो हो जाता है आर स्क्वायर, और इसका कितना होता है एक्सएल का स्क्वायर, 90 डिग्री पे, इसलिए सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ पर आप इसी तरह से 90 डिग्री पे। फिर करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, करंट के लिए आप कुछ मत करिए, वी आर एम एस जो भी है अपॉन जेड, जो इसको इंपीडेंस बोलते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, जैसे पिछले में करते आ रहे थे ना ये वाली कैलकुलेशन, ऐसे वी बाय आर, वैसे यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। और एलसी में क्या होगा बच्चों, डिपेंड करता है केस टू केस कि वीएल ज्यादा है या वीसी ज्यादा है, उस हिसाब से आपका रिजल्टेंट होगा। अगर वीएल ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऊपर, वीसी ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो कॉम्बिनेशन। अब बच्चों मेन आता है तीनों का फाइनल कॉम्बिनेशन, ये अगर क्लियर है तो पीछे वाले भी सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। कंसेप्ट क्या हुआ देखिए, अपना जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे होगा, जिसको अपन ने लिख दिया आई इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग करता है 90 से। अब मैंने तीनों को एक साथ ले लिया, देखिए वी आर वी एल वी सी,
अब मान लेते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा VL माइनस VC, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस तो है ही 90 डिग्री पे इससे, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। देख सकते हैं वो रिजल्ट यहाँ पे आ भी रहा है। तो ये जैसे देखेंगे तो इससे फाइनल जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्रिएट होता है वो होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर, जिसको इम्पीडेंस बोला। और सर्किट में अगर RMS वैल्यू ऑफ करंट कोई पूछता है तो आप कुछ मत करिए, VRMS बाय वापस से जैसे V इक्वल टू I होता है V बाय सेट कर दीजिए, उससे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। बस इसमें फेजर का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट। तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पहली चीज याद रखिएगा, आपका जो पावर कंजप्शन होता है सिर्फ और सिर्फ पूरे सर्किट में, कोई भी सर्किट उठाइए, रेजिस्टेंस करता है। इंडक्टर क्या होता है, एक साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, जब करंट इधर आएगा तो एनर्जी लूज करके डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह से कैपेसिटर, एक साइकिल में चार्ज इधर आ रहा है तो चार्ज होता है, जब चार्ज इधर से आएगा तो डिस्चार्ज होता है। मतलब एनर्जी स्टोर ही नहीं करते एक साइकिल में, सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसा है जो एनर्जी कंज्यूम करने में कैपेबल होता है। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला ये है आपका। वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है, मान लीजिए आपका करंट I है, वोल्टेज V है, ये एंगल फाई, तो जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है करंट का, विच इज I sin फाई, इसको आप बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, बिकॉज इसकी वजह से कोई पावर कंजप्शन नहीं होता है। हाँ, I cos फाई का देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पावर कंजप्शन है। वॉटलेस मतलब जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट बच्चों आता है इसमें रेजोनेंस सर्किट। हाँ, रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है, कुछ मैक्सिमम होना है मतलब। तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम करा रहे हैं अपन, सर्किट में करंट। तो जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है तो अपन बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस हुआ है। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो क्या होती है, XL और XC जो है इक्वल हो जाना। तो XL XC इक्वल, तो आपको पता है उस केस में रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/√LC के इक्वल आती है। तो ये होती है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी, बड़ी सिंपल सा याद रखने वाली चीज है। अब बच्चों यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, करंट मैक्सिमम आता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। इसके पहला पार्ट होता है ये कैपेसिटिव सर्किट होता है, इसके बाद वाला जो पार्ट होता है ये इंडक्टिव सर्किट होता है। और ये पीक जो दिख रहा है ये रेजोनेंस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है, अब देख सकते हैं रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया आपका, cos फाई विच इज पावर फैक्टर वो 1 हो जाता है, उसके साथ पावर एवरेज VRMS इंटू IRMS हो जाती है। ठीक है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। अब यहाँ पे आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कुछ भी नहीं है, जो पावर मैक्सिमम होती है आपकी उसका जहां पे कंजप्शन आधा होता है, मैक्सिमम पावर का आधा, पावर का आधा मतलब करंट 1/√2 पावर होती है I²/R, तो करंट 1/√2 मतलब पावर आती है। तो देख सकते हैं जहां पे जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट 1/√2 होता है उसको बोलते हैं F1 F2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इन्हीं को बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये भी बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी याद रखना जाता है अपने को, F2 और F1। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इस जो भी LCR सर्किट है उस फैक्टर, उसकी क्वालिटी जो बताई जाती है उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट साइकिल। तो मैक्सिमम एनर्जी तो इसकी वैल्यू आती है बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा एफ। तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा एफ, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, डेल्टा एफ पता है, रखेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ से क्यू वैल्यू की वैल्यू आती है 1/R√L/C। अच्छी चीज है कि बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली हुआ है। रीजन, इससे अभी भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो जेईई मेंस पे 2 साल से आ रहे हैं, एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था जेईई ने और एक बार वैल्यू रख के पूछा था। ठीक है, तो अपन चलते हैं बच्चों, इसका लास्ट टॉपिक आता है अपना ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर का सीधा सा पर्पस क्या है, या तो वोल्टेज को बढ़ाना या फिर वोल्टेज को कम करना। जैसे सप्लाई के लिए अपने को चाहिए, मान लीजिए आपने कम वोल्टेज पे जनरेट करा तो हाई वोल्टेज पे आप करेंगे, और अगर कम पे है तो उसको अपन बढ़ाना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में कुछ नहीं होता है, एक होता है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी में कुछ वाइंडिंग्स होते हैं, सेकेंडरी में कुछ वाइंडिंग्स होते हैं। पहली चीज याद रखिए, जो फ्लक्स प्राइमरी का होता है अपन मान के चल रहे हैं 100% सेकेंडरी में जा रहा है, तो अपन यहाँ मान रहे हैं 100% फ्लक्स लिंकेज हुआ है, 100% पहला। तो अगर आपका 100% फ्लक्स लिंकेज होता है बच्चों ट्रांसफॉर्मर में, तो आपका जो EP अपॉन ES यानी EMF ऑफ प्राइमरी अपॉन EMF ऑफ सेकेंडरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये वैलिड है, कब वैलिड है, जब 100% आपका फ्लक्स लिंकेज। अगर यहाँ लीजिए यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज 90% है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है आपका। सेकेंड, अगर
आपका जो पहली चीज भी जाके फेज डिफरेंस पाई होता है, बड़ा याद रखने वाला रिजल्ट है। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपका पावर लॉस हो रहा है, जनरली जो होता भी है ट्रांसफॉर्मर में, अपने केसेस में दिया भी है, तो अगर आपका पावर लॉस हो रहा है तो ये रिलेशन याद रखिए याद वैलिड नहीं है। लेकिन मान लीजिए आइडियल आपका पावर लॉस है ही नहीं, तो उस केस में याद रखिए ये एक नया रेशियो क्रिएट होता है करंट के साथ। ये रेशियो तो वैलिड है ही हमेशा, आपका जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे जी मेंस एडवांस में, ये रेशियो हमेशा वैलिड है। लेकिन अगर पावर लॉस 0 बोल दिया एग्जामिनर ने, तो आप ये करंट वाला रेशियो भी कर सकते हैं। करंट देखिए प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे करंट का रेशियो उल्टा आता है, जल्दबाजी में पीपी मत कर दीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो याद रखना ये रेशियो कब वैलिड, जब आपका पावर लॉस 0 है। लेकिन अगर पावर लॉस है तो ये रेशियो वैलिड नहीं होगा। फिर उस केस में पावर लॉस अगर आपको निकालना है तो इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनपुट इनटू करंट इनपुट डायरेक्टली यहाँ से, और पावर आउटपुट क्या होगा, वोल्टेज आउटपुट इनटू करंट आउटपुट निकाल के आप पावर लॉस और इफिशियंसी किसी भी चीज की क्या होती है हमेशा, इफिशियंसी जनरल बात करें आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट पावर हो गया अपना, यहाँ से आपने निकाला, और इनपुट पावर को रख के आप डायरेक्टली इफिशियंसी ऑफ एनी ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप जिसमें आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, आउटपुट वोल्टेज आपका इनपुट से ज्यादा होगा, और स्टेप डाउन जहां पे आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम रहता है। तो एक ही बेसिक ट्रांसफॉर्मर है। मेन आता है इसमें एनर्जी लॉसेस का, और उनका रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो एनर्जी लॉसेस देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि अपन एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 100% फ्लक्स लिंकेज है प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं अगर फ्लक्स लिंकेज मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या होता है, बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ओवर वन आवर। मतलब बहुत बार क्या होता है, अपन अगर आपने वाइंडिंग करी, बहुत बार क्या करते हैं वाइंडिंग में गैप्स रख दिया जाता है, तो वाइंडिंग में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट वाइंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे बिल्कुल टाइट में, तो उसके लॉसेस कम होते हैं। सेकेंड, रेजिस्टेंस जो होता है वाइंडिंग्स में, जैसे आपने यहाँ पे वायर से तो टर्न कर रहे हैं, और कोई भी वायर लीजिए, आप कॉपर लीजिए, एल्यूमिनियम, किसी का वायर लेके आइए, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही, भले कम होता है लेकिन होता है। तो वो रेजिस्टेंस तो होगा ही, और उसकी वजह से जो पावर लॉस होता है I2R हमेशा ही होके रहेगा। इसको आप बहुत मुश्किल से नलीफाई कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नलीफाई करने का तरीका है थिक वायर, रेजिस्टेंस होता है रोल बाय ए एरिया, ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम करा जाता है उस लॉजिक से। सेकेंड, इसमें थर्ड आता है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्यों होता है, जैसे बच्चों इसमें करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है कंटिन्यूसली वेरिएबल है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होने की वजह से कौन जनरेट होता है, एडी करंट्स। तो एडी करंट्स की वजह से क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर बहुत गर्म हो सकता है, और गर्म हुआ पता लगा ट्रांसफॉर्मर ही मेल्ट हो जाए, तो ऐसा अपन चाहेंगे, बड़ी कॉस्टली आइटम्स होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या आता है, जो ट्रांसफॉर्मर की कॉइल्स होती है, बड़ा जो ट्रांसफॉर्मर, इसको क्या करते हैं बहुत सारा शीट में बना के रखा था, एक शीट रखी ट्रांसफॉर्मर की, दूसरी शीट, कहीं जो एडी करंट से वो एरिया में फ्लो करते हैं। तो अगर आप शीट के फॉर्म में रखेंगे और लेमिनेशन कर देंगे शीट्स के बीच में, तो पॉसिबल है आपका एडी करंट्स रिड्यूस करा जा सकता है। और लास्ट आता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाई होगा। हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है, एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन का होता है, फिर जब आपकी फील्ड अपोज होता है तो डीमैग्नेटाइज होता है। तो ये आपकी कॉइल जो है बार बार मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज होती है, और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का करते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं। तो ये कुछ लॉसेस हैं जो होते ही रहते हैं इसमें, लेकिन इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा मटेरियल चूज करें जिसकी जो हिस्टैरिसीस लॉसेस वो कम कर सकता है। तो ध्यान रखिए कि 4 लॉसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए थियोरेटिकली तो इस पे बनाया जा सकता है। तो बच्चों ये वो अपना ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो पार्ट है मॉडर्न न्यूक्लियर और एसी, ये कंप्लीट होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसको जब भी आपको मौका मिले, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन करने लायक या कोई भी टॉपिक आपका वीक है, तो इसको आप वापस से रिवाइंड करके 2 बार 3 बार जितनी बार मन करे आप पढ़ सकते हैं इसको। ये याद रखिएगा जितने भी रिवीजन हो रहे हैं यहाँ पर, वो सारे बिल्कुल कंसाइजली हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड टाइम में अपन कर रहे हैं। तो एक बार इनको आप वापस से थोड़ा सा एक एक चीज को लिखें, नोट्स बना सकते हैं इनसे, ताकि आपका जेईई मेंस बहुत अच्छे से जाए। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपके जेईई मेंस के लिए।